Good morning to all. I am कुलदीप जांगड़. आप लोगों के लिए फिजिक्स के क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक लेके आया हूँ आज. लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो ओम्स लॉ से रिलेटेड था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की ओम्स लॉ के रिगार्डिंग. आज हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा. उस एग्जांपल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी. अब देखिए आपको पता है जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था और उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इम्पोर्टेंस होता था, जस्ट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है. तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक बार दोबारा से एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे और उसी से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम उसमें समझेंगे. जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक कोई वाटर सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है उसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं. आप लोगों को पता है कि वाटर की जो सप्लाई होती है, पानी का जो फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार से चार्जेस का भी फ्लो होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज के फ़्लो को ही हम लोग बोलते हैं. तो उसी केस में अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास में कहीं दूर से पानी की एक पाइपलाइन आई हुई है आपके घर तक, और वो पाइपलाइन जो है मान लीजिए कि 100 मीटर की डिस्टेंस से है आपके घर से, और जहाँ से आपका वाटर टैंक बना हुआ है वहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे पाइपलाइन है. तो उस पाइपलाइन को अगर मैं 200 मीटर कर दूं, 300 मीटर कर दूं या 400 मीटर कर दूं या फिर 1 किलोमीटर लेंथ की पाइपलाइन बना दूं, तो क्या आपके घर पे जो 100 मीटर डिस्टेंस पे आने वाला जो वाटर का फ़्लो है उसको चेक कीजिए, और फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाने वाले वाटर के फ़्लो को भी आप चेक कीजिए. क्या दोनों फ़्लो में कुछ डिफरेंस आएगा? डेफिनेटली डिफरेंस आएगा. ये तो कॉमन सा एक एग्जांपल है जिसको हम डेली लाइफ में भी देखते हैं और यूज़ भी करते हैं. तो जो वो फ़्लो आ रहा है हमारे पास में, वो लेंथ बढ़ने के साथ साथ पानी का जो फ़्लो है उसमें इंटरप्ट आ जाता है, और जो 100 मीटर के ऊपर फ़्लो आ रहा था उससे बहुत कम फ़्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. मतलब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, दैट मीन्स 1000 की डिस्टेंस के ऊपर. एक चीज़ इसको नोट कीजिएगा आप. अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एक मेरे पास में पाइपलाइन जो है वो उसी 100 मीटर की डिस्टेंस पे मेरे पास में पाइपलाइन जो है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की आ रही है. जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये पाइपलाइन है इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से एक पाइपलाइन है मेरे पास में, ये वाली पाइपलाइन है एक, तो ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास में A, ठीक है. और एक पाइपलाइन जो है वो मेरे पास में ऐसी है, ये वाली पाइपलाइन, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास में ये B इस तरीके से. तो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो B जो है वो सो मच ग्रेटर देन है A से. तो इसके अंदर से फ़्लो होने वाला पानी और इसके अंदर से फ़्लो होने वाला पानी, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा. इसके अंदर से जो पानी फ़्लो हो रहा है उसके अंदर इंटरप्ट जो हैं उसके फ़्लो में काफ़ी सारे इंटरप्ट आएंगे, काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी, जबकि इसके अंदर से जो फ़्लो होने वाला पानी है वो इजीली फ़्लो हो जाएगा सेम अमाउंट का. जैसे 1 लीटर पर सेकंड इसमें से फ़्लो हो रहा है, और वही 1 लीटर पर सेकंड इसमें से फ़्लो हो रहा है, दोनों में से. तो इसके अंदर से तो इजीली फ़्लो होगा और इसके अंदर से थोड़ा उसके अंदर इंटरप्ट आएगा फ़्लो में, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. उसमें रजिस्ट हो रहा है, मतलब एक रजिस्ट आ रहा है उसके बीच में. इस सिमिलर प्रोसेस को अगर हम करंट के लिए अप्लाई करें तो करंट के लिए भी इस सिमिलर प्रोसेस को हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस के वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उस फ्लो के कारण उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो आपस में कोलिजन रेट है वो बढ़ जाती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है. अब उसी सिमिलर प्रोसेस को यहाँ पे देखें. अगर हम किसी मोटे वायर के अंदर से करंट को फ्लो करवाएं तो उस केस में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ये चीज़ हमें समझनी है. अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स.
फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको क्या बनाया, इक्वेशन फर्स्ट। नंबर टू नंबर में हमने लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे डिनोट की। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से जैसे जैसे इंक्रीज होता है, मैंने अभी बताया था आपको, वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, 1/a दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गई है आपकी सेकंड नंबर, और ये इक्वेशन बन गई है आपकी फर्स्ट नंबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो यहाँ से देखिए आप, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। ठीक है, एंड अगर इक्वल में लेंगे तो हमें एक कांस्टेंट को यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ से देखिए r इज इक्वल्स टू रो l/a, रो l/a। और रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या नाम है इसका, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और ये जो है रजिस्टिविटी, ये हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। हर मटेरियल मतलब जैसे हम लोग इंसुलेटर लेंगे तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिव रजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, और इसी वजह से उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। अगर हम कंडक्टर को लेंगे, दैट मीन्स मेटल्स को लेंगे, तो मेटल्स की रजिस्टिविटी जो है वो लो होती है, और हर मेटल की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आई आपकी थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं। तो रो की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, रो l/a इज इक्वल्स टू r। अब आगे देखिए, इस a को इधर ले गए हम लोग, तो रो l इज इक्वल्स टू r/a, और इसके बाद में रो इज इक्वल्स टू r/a/l। ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनी आपकी, इसको हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास में बन के आई। अब देखिए इसके अंदर हम देखें तो रजिस्टिविटी जो है, इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और इस केस में रजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और यहाँ पे देखिए आप, L उल्टा हो गया है, जस्ट इसका उल्टा हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, रो क्या है, इसको बोलते हैं रो, ये वाला क्या है, रो। ठीक है, रो है ये। अब इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इनके बीच का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी ले सकते हैं, वो क्या है, वो ध्यान से देखिए आप। अगर मैं आपको बताऊं कि रजिस्टिविटी के बारे में, मैंने अभी आपको बताया कि रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, और उसका नेचर कैसा है, वो मेटल है, तो मेटल में भी अलग अलग टाइप के मेटल होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। अगर वो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के अंदर रजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई रेंज में होती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता, और मतलब रेजिस्टेंस जो है उसको हाई रेजिस्टेंस उसका शो होता है। तो ये वाला टॉपिक था आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसकी बात करेंगे और उसमें हम जो रेजिस्टेंस है उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और उनके कुछ सर्किट्स लेंगे और उन सर्किट्स से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके कुछ न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सोल्व करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। इसकी जो डेफिनीशंस हैं उनको आप नोट कर सकते हो। डेफिनीशंस और जो इसके स्टेटमेंट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हो। अब वन रो की डेफिनीशन भी हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, लेंथ भी यूनिट हो और किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी यूनिट हो, तो उस केस में हमारे पास में रो निकल के आएगा। अब इसकी अगर हम यूनिट बनाएं, क्या बनाएं? यूनिट बनाएं तो कैसे बनेगी? देखिए, रो इज इक्वल्स टू आर क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम लगा दिया, ओम का सिंबल लगा दिया। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लगा दिया। और फिर क्या है? एल क्या है? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो हमने नीचे मीटर लिख दिया। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, देन रो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ओम मीटर। ये आपकी यूनिट बन गई है, रजिस्टिविटी के लिए यूनिट बन गई है आपके पास। ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट। इसमें कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।